Hello guys. So yesterday we just had a introduction of this new chapter of class 11 from Indian Economic Development, that is Indian Economic Reforms 1991. ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर, तो जिसका मेन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर where you will have the three characteristics, where you will study about the three characteristics of the Indian economic reforms, that is liberalization, privatization and ग्लोबलाइजेशन। चलिए, तो कल आपको बताया था कि ऐसा क्या हो गया था हमारे देश को, जो एक 40 साल के एक डेवलपमेंट के बाद भी हम लोग इतना पीछे जा रहे थे। फाइनेंशियल क्राइसिस, जो हमने दूसरी कंट्री से डेब्ट्स ले रखे थे, हम लोग काफ़ी डेब्ट्स में चले गए थे। वी फॉरेन रिजर्व में हमारे पास ओनली वी हैड 2 वीक्स ऑफ फॉरेन रिजर्व, जिससे हम लोग कुछ चीज़ जल्दी से जल्दी इंपोर्ट करके ख़रीद के फिर हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का प्राइस में मैचिंग नहीं हो रहा था, बैलेंस ऑफ पेमेंट जिसको हम लोगों ने बोला। ओके, देन उस टाइम पे जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने सारी पॉलिसीज़ बदल दी धीरे धीरे। फिर धीरे धीरे पब्लिक सेक्टर के पास जो सारी अथॉरिटीज़ थी, अब धीरे धीरे क्या होने लगा, हम लोग प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ाने लगे। मीन्स जो रिस्ट्रिक्शंस थे दूसरे कंट्रीज़ के साथ हमारे इंटरकनेक्शन होना, जिससे हम लोगों को फ़ंड नहीं मिल रहा था, फ़ंड में हमारे पैसे नहीं बचे थे। ये सब क्यों हुआ हम लोगों का, मैंने आपको कल बताया था ये इसकी वजह क्या थी। तो फिर उसके लिए हम लोगों ने फिर किससे हेल्प मांगी, जब दूसरे कंट्रीज़ हमको लेंड नहीं कर रहे थे पैसे। वी टुक लोन फ्रॉम IMF, दैट इज़ इंडियन मॉनेटरी फंड, और वर्ल्ड बैंक। ओके, तो मैंने आपको वर्ल्ड बैंक का फुल फॉर्म भी बताया था, दैट इज़ द बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ओके, इंडियन बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको हम वर्ल्ड बैंक भी बोलते हैं। एंड यू शुड नो दैट फिर धीरे धीरे क्या होने लगा, हमको क्या करना चाहिए, जो हम लोगों ने सोचा, जो हम लोग दूसरे कंट्री से लोन लेके भी जब नहीं बचा था फ्रॉम द फॉरेन एक्सचेंज, फिर हम लोगों ने इनसे लोन लिया। फिर बाकी कंट्रीज से जो हमारे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के बीच में जो रिस्ट्रिक्शन लगा था, उसको हम लोगों ने थोड़ा सा लिबरल कर दिया। जिससे वर्ड आया है आपका लिबरलाइजेशन, मीन्स लिबरल कर देना, थोड़ा सा फ्रीडम देना। हम रिस्ट्रिक्शंस को हटाएंगे तब जाके दूसरी कंट्रीज से हम लोग इंटरकनेक्टेड हो पाएंगे ग्लोबली, जिसका पार्ट है आपका ग्लोबलाइजेशन। ओके, सो क्योंकि क्या हो रहा था, सारा पब्लिक सेक्टर की गलती हो रही थी। जो पब्लिक सेक्टर को जहाँ से रेवेन्यू आना चाहिए था, पैसे जहाँ से हम लोग अपने देश में पर कैपिटा इनकम जो करेंगे, वो नहीं मिल रहा था। ओके, वो ये लोग क्या कर रहे थे, ऐसे चीज़ों पे इन्वेस्ट कर रहे थे मनी, वेयर देयर वॉज नॉट सो मच रेवेन्यू जनरेटेड, इतना रेवेन्यू नहीं जनरेट हो रहा था, और हमारे एक्सपोर्ट से भी इतना पैसे नहीं आ रहे थे बाहर के देशों से, और ना ही इम्पोर्टेड जो गुड्स हम लोग खरीद रहे थे, दोज प्राइसेस वर वेरी मच हाई। तो उससे क्या हो रहा था, फिर यहाँ पे भी आपके मतलब जनरल प्राइसेस को में भी प्राइस दाम बढ़ने लगे, और उससे भी हम लोग अपने आप को आफ्टर राइजिंग द प्राइसेस ऑल्सो वी कुड नॉट कोप अप विद द क्राइसिस। ओके, एंड यू नो दैट इंडस्ट्रियल सेक्टर्स और सर्विस सेक्टर्स इंट्रोड्यूस करने के बाद भी, जो हमारा पहले के 5 ईयर प्लान्स थे, उसके बाद भी यू शुड नो दैट वी वर मीन्स 80% वी वर रिलाइंग ऑन आवर लाइवलीहुड वॉज ऑन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। जितना भी हमारा था वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड कर रहा था। ओके, नाउ लेट्स कम टू दिस टॉपिक, liberalization. From the word liberalization you mean it is liberal, and it was introduced to put an end to the restrictions which were becoming hindrances, जो आपकी रुकावट बन रही थी, which became hindrances, okay, which became hindrances in growth and development of economy, growth and development ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी में हिंड्रेंसेस पैदा कर रहे थे, उन रिस्ट्रिक्शंस को लिबरलाइजेशन के थ्रू हटाया गया। ओके, अब हम देखते हैं 1990 से अगर होने लगा, बट 1980s में भी कुछ हम लोगों ने लिबरलाइजेशन मेजर्स स्टार्ट कर दिए थे,
जैसे कि इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसीज, ये सब ना 80s में ही हमारा ड्रॉबैक धीरे धीरे मतलब डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था. फिजिकल पॉलिसी, देन टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन. ओके, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने 80s में ही स्टार्ट कर दी थी. फिर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से हमको काफ़ी ग्रेटर अटेंशन मिला आफ्टर 1991. सारी पॉलिसीज़ को जब बदल लिए गए, बट 80s में ही कुछ मेजर्स लिए गए थे जिनके ऊपर इतना ध्यान नहीं गया. एंड फिर 1991 के बाद कुछ इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, फाइनेंशियल सेक्टर एंड ट्रेड, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर एंड ट्रेड में ज़्यादा ध्यान दिया गया. अटेंशन मिला. आपको इंडस्ट्रियल्स और बढ़ानी थी जहाँ से आपका अच्छे से कैपिटल जनरेट हो सके. सर्विस सेक्टर, लोग इतना अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रहे थे उस टाइम पर. ओके, मैंने इससे पहले आपको बताया भी था. देन ट्रेड, दूसरे कंट्रीज में ट्रेड पर रेस्ट्रिक्शंस ना हो. ओके, अब देखिए इसका फर्स्ट पॉइंट है जो 91 से स्टार्ट हुआ, डी रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर. अब इसका क्या मतलब है, डी रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर. ओके, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, व्हाट इज डी रेगुलेशन ऑफ, मतलब डी रेगुलेट, लिबरलाइजेशन मेजर्स आने के बाद क्या हुआ, हम लोग क्या कर रहे थे, कोई भी एंटरप्रेन्योर या फिर कोई भी बिजनेसमैन जो किसी एंटरप्राइज का ओनर है, वो पब्लिक सेक्टर से अपना सारा परमिशन लेके अपने ब्रांड को खोलता था. ओके, ही और शी यूज टू ओपन दैट वे. फिर उसके बाद क्या होता था, क्लोज करना हो, हाउ मच अमाउंट ऑफ गुड्स टू बी यूज्ड, कितना अमाउंट ऑफ गुड्स हमको यूज करना है फॉर मैन्युफैक्चरिंग, सब कुछ पब्लिक सेक्टर के हाथों में था. तो जिससे काफ़ी सारा ड्रॉबैक हो रहा था. इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग से लेके सब कुछ, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी से लेके एक एक चीज़ की जा रही थी. तो फिर क्या हुआ, द पॉलिसीज जो इंट्रोड्यूस की गई आफ्टर 91, ओके, उसमें क्या हो गया, रिस्ट्रिक्शंस जो आपकी थी इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की, वो हर एक एक चीज़ पर थी. बट धीरे धीरे लाइसेंसिंग की रिस्ट्रिक्शंस हटा दी गई. ओके, बिकॉज हमको अपनी कंपनी को अच्छे से ग्रो करना है. सो ओनली देयर वर फ्यू थिंग्स, कुछ चीज़ें थी जिन पे आपका इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग जो है नहीं हटाया गया, रिस्ट्रिक्शंस नहीं, जहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड होना ज़रूरी था, लाइक अल्कोहल, सिगरेट्स, हार्मफुल हजार्डियस केमिकल सब्सटेंसेस जो हार्मफुल चीज़ें हैं, एरोस्पेस, ओके, और यू कैन से ड्रग्स, मतलब ये सारी चीज़ों पे ही सिर्फ रिस्ट्रिक्शंस है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की. बाकी आपकी किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग से लेके फॉर्म ओपन करने से लेके फॉर्म क्लोज करने से लेके अमाउंट ऑफ गुड्स टू बी यूज से लेके किसी भी चीज़ पर लाइसेंसिंग नहीं की गई. देन वन मोर थिंग इज देयर, आफ्टर दैट बस कुछ चीज़ें थी जो पब्लिक सेक्टर के हाथों में रखा गया, दैट इज़ रिलेटेड टू एटॉमिक एनर्जी और रेलवे से, रेलवे पार्ट ऑफ रेलवे. ओके, आपका एटॉमिक एनर्जी और रेलवे से लिया गया. ओके, ये सारी पार्ट को हमने पब्लिक सेक्टर के अंडर में रखा, मतलब गवर्नमेंट के अंडर में ये काम करेंगे. फिर धीरे धीरे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो ग्रो हो रही थी उनको डी रिजर्व किया गया, मतलब वो किसी के अंडर में नहीं है. ठीक है, सिर्फ एक लाइसेंस उनके हाथ में होना चाहिए जो दैट इज़ वेरी नेसेसरी, अदरवाइज उनके लिए कुछ भी ऐसा नहीं था. ओके, now let's come to the next topic, that is financial sector reforms. Okay, now came the financial sector reforms. इससे पहले लिबरलाइजेशन में पॉलिसीज़ क्या रिफॉर्म हो रही थी, जो हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करी, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को काफ़ी ओनरशिप मिलने लगा, एंड ओनली सम पार्ट ऑफ द like atomic energy and core activities of railway were performed by the public sector. Now second is financial sector reforms. What are these? These are some such financial institutions
लाइक कॉमर्शियल बैंक्स सच एज कॉमर्शियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं आपकी, कॉमर्शियल बैंक्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, स्टॉक एक्सचेंज रिजर्व, which all are being directed by RBI, known as Reserve Bank of India. इसको हम फादर ऑफ बैंक्स भी बोलते हैं, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हम फादर ऑफ बैंक भी बोलते हैं, ओके। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड्स ऑल द नॉर्म्स एंड पॉलिसीज विच हैज टू बी रन बाय द बैंक, ओके। अब ये हर तरीके के डिसीजंस लेती है दैट हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी शुड बी हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी शुड बी केप्ट इन द बैंक्स एंड व्हाट शुड बी द फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट of taking loans and how much you can take loans from the things. So इन रूल्स को क्या हो रहा था, धीरे धीरे अब सारे इन्वेस्टर्स बाहर के लोग चाह रहे थे आरबीआई के जितना भी रोल है इट शुड बी रिड्यूस्ड। तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जो न्यू रिफॉर्म पॉलिसीज आई फाइनेंशियल सेक्टर में, वहाँ पे क्या हुआ, धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को ओपन करना शुरू हुआ। इसलिए अब अभी इंडिया में बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं which are rising quite up. Those who don't need to take decision from RBI, they have opened their branches also. उन्होंने अपने अपने branches भी खोल लिए। हमने फॉरेन बैंक्स के भी आपके काफ़ी टायर 1 सिटीज़ में ब्रांचेस हैं which had the stakehold of 74%, okay, 74% of stakehold है आपके private sector banks and foreign country banks, okay, which don't need to take any decision from RBI. RBI से उनको डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये आप अपनी NCERT बुक में देख सकते हैं, ओके, जहाँ पे RBI reduce of the role of RBI from regulating the facilitator of financial sector. This means financial sector may allow to take decisions matter without consulting RBI. RBI को के बिना भी अपने डिसीजंस को वो ले सकते हैं, जिसके वजह से न्यू रिफॉर्म पॉलिसीज़ में फॉरेन बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स को इंट्रोड्यूस किया गया, ओके। वहाँ पे 74% तक रोज़ हुआ उनका। उनकी कुछ सर्टेन कंडीशंस से वो उनको फ्रीडम मिली टू सेट अप न्यू ब्रांचेस इन इंडिया विदाउट अप्रूवल ऑफ RBI और रैशनलाइज देयर एक्सिस्टिंग बैंक्स नेटवर्क, ठीक है। अब क्या हो रहा था, certain managerial experts have been retained with RBI to safeguard the interest of account holders and the nation, जहाँ पे foreign institutional investors FII such as merchant bankers, mutual funds, ये सारी चीज़ें open हुई, okay, from these private sector and foreign banks. Pension funds are now allowed to invest in Indian financial market. Indian financial market में आपका merchant bankers और म्यूचुअल फंड्स एंड पेंशन फंड्स, म्यूचुअल फंड्स आर अबाउट टू रिस्क, प्लीज श्योर चेक बिफोर इन्वेस्टमेंट। ये एक ऐड आता था जो हमने बहुत बार देखा भी है टीवी में। म्यूचुअल फंड्स में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं मनी and it is totally risk, okay, because we are investing which we will have profit also or loss also, but it depends on how much we are investing and where we are investing the mutual funds, okay. pension funds होता है जहाँ पे a pensioner is means selling his pension about 40% to 50% and giving it to the pension funds where he or she can invest money over there, okay. now next are टैक्स रिफॉर्म्स, जहाँ पे जिसको हमारे इसमें हम लोग फिजिकल पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे। व्हेन एंड यू हैव 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस, दैट इज़ योर डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, ओके। सो दिस इज़ फॉर टुडे, दिस इज़ ये आपका यहीं तक था। अब आगे हम लोग इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं, ओके। Okay, so after your financial फाइनेंशियल रिफॉर्म्स के बाद अब नया रिफॉर्म्स आया, दैट इज़ योर टैक्स रिफॉर्म्स, ठीक है। इसका मतलब क्या था, हमारा जो टैक्स है इट इज़ कंसर्न विद द रिफॉर्म्स वेयर द गवर्नमेंट पॉलिसीज़ टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसीज़ में जितना भी हमारा गवर्नमेंट टैक्सेशन लेती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसीज़ जो है आपकी
these are also known as fiscal policy. उनको क्या बोला जाता है? फिस्कल पॉलिसी. ठीक है. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, टैक्स इम्प्लीमेंटेशन जो हो रहा था उस टाइम पे टैक्स इवेजन हो रहा था. What it was happening? Tax evasion. Like it was a downfall where people were not able to pay taxes. लोग टैक्स को पे नहीं कर पा रहे थे and the amount should be reduced. फिर धीरे धीरे क्लासीफाई किया गया टैक्सेस को. टैक्सेस आर बेस्ड ऑन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स. ठीक है. डायरेक्ट टैक्स इज रिलेटेड टू इंडिविजुअल्स. हम इंडिविजुअल्स तो टैक्स पेयर हैं, वी आर डायरेक्ट टैक्स पेयर. देन प्रॉफिट्स और बिजनेस एंटरप्राइजेस, जो भी प्रॉफिट्स आता है बिजनेस एंटरप्राइजेस में वो हम लोग पे करते हैं. And what is indirect tax? Indirect tax is levied, or you can say based on commodities. So to make a one nation, one common nation, one place, one common nation, एक जगह को बनाने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ इम्प्लीमेंट किया जो आप लोग भी जानते हैं. इनडायरेक्ट टैक्स को पे करने का, इन लिवाइड करने का तरीका था. दैट इज इट इज़ ऑल्सो नोन एज, इट वॉज एडिशनली यूज्ड इन द गवर्नमेंट. आपका जो पार्लियामेंट था पास द लॉ इन 2016. 2016 में एक लॉ पास हुआ जहाँ पर कौन सा लॉ पास हुआ? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको आप जीएसटी भी बोलते हो. ओके, गुड्स एंड सर्विस टैक्स. ओके, गुड्स एंड सर्विस टैक्स विच यू called as GST. Okay, GST was applied and it came into effect in 2017. ये किस लिए किया गया था? तो जनरेट एडिशनल रेवेन्यू फ्रॉम द टैक्सेस. ओके, फॉर द गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए ये इनडायरेक्टली पे किया ताकि लोगों पर बर्डन ना पड़े. वन नेशन वन के बारे में, वन प्लेस के बारे में बात हो रही थी जहाँ पे हम लोग टैक्सेशन को इस तरीके से पे करते थे. ओके, लाइक यू कैन सी इन योर NCERT बुक ऑल्सो, दिस इज expected to generate additional revenue. मतलब अलग से आगे और बढ़े आपका एडिशनल रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट टू रिड्यूस टैक्स इवेजन एंड क्रिएट वन नेशन वन टैक्स एंड वन मार्केट. वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट को क्रिएट करने के लिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स का लॉ को इम्प्लीमेंट किया गया. ओके, another component of reform in the area is simplification. In order to encourage better compliance part of taxpayers, many procedures have been simplified and the rates, जो interest rates है उसको substantially have been lower. उसको भी धीरे धीरे लो किया गया. ओके, और ये आपको पता है ये सब कुछ मिला के आपका जो गवर्नमेंट टैक्सेशन है, पब्लिक एक्सपेंडिचर है, उसको फिस्कल पॉलिसी बोला जाता है. ओके, अंडरस्टूड. इसके बाद आपका एक और रिफॉर्म्स है, दैट इज़ फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स. ठीक है, इसके बाद है आपका फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स. उसमें देखिए आपको पता है जो हमारा इम्पोर्टेंट रिफॉर्म है ये एक्सटर्नल सेक्टर वॉज मेड इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. 1991 में क्या हो रहा था? उससे पहले हमारा जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में पैसे बहुत कम थे, ओनली फॉर 2 वीक्स, जिससे हमारे लोग डेब्ट्स में चले गए एंड नो बडी वॉज लेंडिंग मनी टू अस. इसमें क्या है? एन इमीडिएट मेजर टू रिजॉल्व द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस means the prices of export and import rates were not matching with each other. The rupee was devalued against the foreign currencies. रूपी को दोबारा वैल्यू किया गया फॉरेन करेंसीज के अकॉर्डिंग. ठीक है, दिस लेड टू एन इंक्रीज इन द inflow of foreign exchange. It also set the tone to free the determination of rupee value in foreign exchange market from government control. ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से अपने आप को बचाने के लिए, गवर्नमेंट कंट्रोल से बचाने के लिए इसको लिया गया. देन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स. ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज रिफॉर्म. ट्रेड का मतलब ये आप समझ रहे हो, वेयर वी वांट टू डू अ बिजनेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ओके, लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट डिजाइन वाज इनिशिएटेड टू इंक्रीज इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस. मतलब हम लोग दूसरे देशों के साथ भी ट्रेड कर सकते हैं और ये बहुत ज़रूरी था. इसमें लिबरलाइजेशन आया और हम दूसरे कंट्रीज़ के साथ ट्रेड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ जिसके पास कोई नेचुरल रिसोर्स सबसे ज़्यादा अच्छा होगा वहाँ से हमारा इंपोर्ट होगा. वी विल ऑल्सो एक्सपोर्ट आवर
things which is very rich in minerals or whatever it is. So ये सारी चीज़ें होने के लिए we have again formed the policies and rules and reformed the policies of trade reforms. ठीक है, और इससे हमारा क्या हुआ, इंटरनेशनल लेवल पर हमारा कंपटीशन भी बढ़ेगा. ठीक है, जब हम लोग किसी के साथ compete करेंगे इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, सो हमको इंटरनेशनल compete करने के लिए लिबरलाइजेशन होना ज़रूरी है. आपके ट्रेड पॉलिसीज़ में रिस्ट्रिक्शंस नहीं होना चाहिए. ओके, एंड सी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑल्सो फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी इनटू द इकोनॉमी. अगर किसी फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम लोग कोई हमारे देश में, अगर उनके पास कोई अच्छी आप लोग को कहें दे हैव एनी गुड टेक्नोलॉजी, वी कैन इनहेरिट दैट टेक्नोलॉजी फॉर आर बेटर नीड्स. ओके, द एम इज़ टू प्रमोट द एफिशिएंसी ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज and adoption of modern technologies, जो मैंने आपको बताया. Then you can see, in order to protect domestic industries, India was doing a following regime of quantitative restrictions on import. This was encouraged through tight control over imports by keeping the tariffs very high. ठीक है, these policies reduce efficiency and competitiveness which led to the slow. हम लोग क्या कर रहे थे, बिल्कुल पहले हमने सेल्फ रिलायंस के चक्कर में, जहाँ हम लोग खुद पे डिपेंड होने के चक्कर में हम लोगों ने दूसरे कंट्रीज से बिल्कुल बंद कर दिया था किसी भी टाइप का ट्रेड. और इससे क्या, दिस लोअर द एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट विच लेड टू वेरी लो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द इकोनॉमी. ठीक है, देन first is dismantling of quantitative restrictions on imports and exports, reduction of tariff rates. जो tariff tax जो foreign tax दूसरे कंट्रीज़ में लगता था फॉर आवर, मतलब यहाँ पे आपका इम्पोर्ट होने के लिए, उसको हमने लोअर किया. रिमूवल ऑफ लाइसेंसिंग प्रोड्यूसर्स फॉर प्रोसीड्यूर्स फॉर इम्पोर्ट लाइसेंसिंग क्या था, was abolished except in case of hazardous and environmentally sensitive industries like drug, alcohol, cigarette, harmful chemical substances. इनको छोड़ के, इन हार्मफुल चीज़ों को छोड़ के जो आपकी एनवायरनमेंट फ्रेंडली बिल्कुल नहीं है, पर्यावरण से जिनका नुकसान पहुंच सकता है, उनको छोड़ के आप देख सकते हो बाकी आपके लाइसेंसिंग प्रोसीड्यूर्स को जो है, इंपोर्ट लाइसेंसिंग को पूरी तरीके से बंद किया गया. ओके, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमर गुड्स एंड एग्रीकल्चर गुड्स वॉज ऑल्सो, मतलब एग्रीकल्चर गुड्स और कंज्यूमर गुड्स को जो हम लोग खरीदते थे क्वांटिटेटिवली उस पर रिस्ट्रिक्शन था, मतलब गिन के हम ले सकते थे, उसका एक लिमिटेशन था, उसके बाद नहीं द रिस्ट्रिक्शन वॉज अप्लाइड, तो उसको भी हटा दिया गया. फ्रॉम अप्रैल 2001 एक्सपोर्ट ड्यूटीज हैव बीन रिमूव्ड टू इंक्रीज द कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ इंडियन गुड्स इन द इंटरनेशनल मार्केट्स. एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ की जो रिस्ट्रिक्शंस थी उसको भी हटाया ताकि हम लोग इंटरनेशनल मार्केट में भी अपने गुड्स को अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकें. ओके, सो दिस वाज द पार्ट ऑफ योर लिबरलाइजेशन. उसके बाद आपका आता है प्राइवेटाइजेशन, जिसको हम लोग कल करेंगे. सो टुडे आई एक्सप्लेन यू व्हाट इज योर लिबरलाइजेशन एंड द रिफॉर्म्स policies, economic reforms under your liberalization. Okay, so if you like my channel, then please like, share and subscribe to my channel, and hope you will understand what I taught you today. Bye, have a nice day.